यो इन्वेस्टर्स, अर्जुन हियर विद फाइनेंस धमाका। आज बात करेंगे कापरी ग्लोबल शेयर्स की, QIP, प्रशांत जैन का मैजिक और उनका बोल्ड ग्रोथ प्लान, को होस्ट रिया के साथ। व्हाट्सअप स्क्वाड। हाँ, कापरी ने कुछ मसालदार मूव्स किए हैं, पर सवाल यह है, क्या 35x PE का स्टॉक फ्यूचर ग्रोथ को जस्टिफाई करेगा? चलिए डिकोड करते हैं। कापरी ने RS 500-600 CR QIP लॉन्च किया। ये पैसा मेनली MSME लोन्स एंड हाउसिंग फाइनेंस को बूस्ट करने जाएगा। पार मार्केट रिएक्ट किया मिक्स्ड, शेयर प्राइस गिरा क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स को लगा वैल्यूएशन ऑलरेडी एक्सपेंसिव है। सही पकड़े, लेकिन ये QIP एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव है। डेट कम करेगा, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करेगा। और सुनो, प्रशांत जैन, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के गॉडफादर, इन्हें भी कापरी पसंद आया। हाँ भाई, मई 2025 कॉन कॉल में प्रशांत जैन ने बोला, कापरी की एसेट क्वालिटी टॉप क्लास है, NPA 2%, डाइवर्सिफिकेशन जबरदस्त है, SME लोन्स, गोल्ड लोन्स, हाउसिंग, सब कुछ। उनका कहना लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। पर अर्जुन, एक डाउट, जैन साहब ने खुद शेयर्स नहीं खरीदे, बस बुलिश व्यू दिया, तो क्या रिटेल इन्वेस्टर्स भरोसे में ले ली? मैनेजमेंट ने दी है 25% CAGR ग्रोथ की गाइडेंस अगले 3 साल के लिए। फोकस हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, यूज्ड कार लोन्स, SME लेंडिंग। अगर ये टारगेट पूरा हुआ तो आज का 35x PE भी जस्टिफाइड हो सकता है। लेकिन भैया, रिस्क भी तो है। कंपटीशन घुसा है, बजाज फाइनेंस, L&T फाइनेंस सब आग लगा रहे। अगर ग्रोथ स्लो हुई तो ये प्रीमियम वैल्यूएशन क्रैश करेगा। और याद रखो, ROE 15% है, बजाज फाइनेंस से कम। हाँ, ग्रॉस लोन बुक में अच्छी ग्रोथ देखी गई है, लेकिन क्या आपको लगता है ये ग्रोथ सस्टेनेबल है? देखिए, NBFC सेक्टर में ग्रोथ के साथ साथ रिस्क भी आते हैं। कैपरी ग्लोबल की रणनीति काफी संतुलित रही है। उनका MSME फोकस खास अहमियत रखता है। MSME लोन पोर्टफोलियो वाकई मजबूत हुआ है, लेकिन होम लोन की ग्रोथ उतनी तेज नहीं दिख रही। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? शायद रियल एस्टेट सेक्टर में स्लो डाउन और इंटरेस्ट रेट्स की वजह से। वैसे कैपरी ग्लोबल ने अपने रिटेल पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ाया है। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क घटता है, लेकिन साथ ही कलेक्शन एफिशिएंसी भी जरूरी है। Q4 में से हुई की कलेक्शन एफिशिएंसी कैसी रही? कलेक्शन एफिशिएंसी 98% के आसपास रही, जो इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर है। इससे उनकी एसेट क्वालिटी मजबूत दिखती है। बिल्कुल, लेकिन NPA का आंकड़ा थोड़ा बढ़ा है, हालांकि अभी भी कंट्रोल में है। क्या आपको लगता है कि ये चिंता का विषय हो सकता है? शॉर्ट टर्म में नहीं, लेकिन अगर इकोनॉमिक माहौल खराब रहा तो जरूर। कैपरी ग्लोबल ने प्रोविजनिंग बढ़ाकर रिस्क को काफी हद तक मैनेज किया है। प्रोविजनिंग की बात करें तो कंपनी ने पिछले साल की तुलना में कितनी बढ़ोतरी की है? कंपनी ने इस बार प्रोविजनिंग में करीब 15% इजाफा किया है। इससे इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस मिलता है। सही है। और अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM की बात करें तो उसमें भी सुधार आया है। क्या ये सिर्फ लोन बुक ग्रोथ की वजह से है? आंशिक रूप से हाँ, लेकिन फंडिंग कॉस्ट में भी कंपनी ने अच्छा कंट्रोल किया है। छोटे छोटे शहरों में विस्तार से उनका खर्च कम हुआ है। ग्रामीण और सेमी अर्बन मार्केट्स में कैपरी ग्लोबल की पकड़ मजबूत हो रही है। क्या आपको लगता है वहां से लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलेगी? मुझे लगता है ये मार्केट्स कंपनी के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं, लेकिन ऑपरेशनल चैलेंजेस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऑपरेशनल चैलेंजेस यानी कलेक्शन, फील्ड वेरिफिकेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। बिल्कुल। कैपरी ग्लोबल ने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर खास ध्यान दिया है, जिससे प्रोसेसिंग टाइम कम हुआ है। डिजिटलाइजेशन से सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है, लेकिन क्या इससे कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर हुआ? कस्टमर एक्सपीरियंस में सुधार हुआ है, खासकर ऐप बेस्ड लोन एप्लीकेशन से, लेकिन तकनीकी समस्याएं भी सामने आती हैं। तकनीकी समस्याओं की बात करें तो क्या कंपनी ने सपोर्ट सिस्टम मजबूत किया है? हाँ, कंपनी ने 24/7 कस्टमर सपोर्ट और चैटबॉट्स का इस्तेमाल शुरू किया है। इससे यूजर्स की समस्याएं जल्दी सुलझती हैं। यूजर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स के हिसाब से कैपरी ग्लोबल का स्कोर ऊपर गया है। क्या ये ब्रांड इमेज पर असर डालेगा? निश्चित रूप से। ग्राहक का भरोसा कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति है। अच्छा स्कोर ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है। ब्रांड वैल्यू की बात करें तो कैपरी ग्लोबल ने अपनी CSR गतिविधियों में भी इजाफा किया है। क्या ये सिर्फ इमेज बिल्डिंग है या इससे बिजनेस पर भी असर पड़ता है? CSR से कंपनी का सामाजिक दायित्व सामने आता है और ग्रामीण इलाकों में ब्रांड की पहचान मजबूत होती है। इससे बिजनेस को भी लंबी अवधि में फायदा मिलता है। अब बात करते हैं कैपरी ग्लोबल की फाइनेंशियल हेल्थ की। डेब्ट इक्विटी रेशियो स्थिर है, लेकिन क्या आपको लगता है आगे चलकर फंडिंग की जरूरत पड़ेगी?
कंपनी की कैपिटल पोजीशन मजबूत है और उन्होंने कुछ फंड्स भी रेज किए हैं, पर ग्रोथ टारगेट्स के लिए भविष्य में बाहरी फंडिंग की आवश्यकता हो सकती है। रेटिंग एजेंसियों ने कैप्री ग्लोबल की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है। क्या ये बदलाव तात्कालिक है या ट्रेंड सेट करेगा? ये ट्रेंड सेट करने वाला कदम हो सकता है, बशर्ते कंपनी अपनी एसेट क्वालिटी को बरकरार रखे। रेटिंग सुधार से फंडिंग आसान हो जाती है। फंडिंग की बात करें तो कैप्री ग्लोबल ने रिटेल डिपॉजिट्स पर भी ध्यान दिया है। क्या ये एनबीएफसी के लिए जोखिम भरा नहीं है? जोखिम तो है, लेकिन रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन करने से ये जोखिम कम होते हैं। ग्राहक की विविधता से कंपनी को स्थिरता मिलती है। क्या कैप्री ग्लोबल को बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा में कोई चुनौती नजर आती है? चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन कैप्री ग्लोबल की टारगेटेड अप्रोच और तेज प्रोसेसिंग टाइम उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाता है। छोटे लोन सेगमेंट में उनकी पकड़ अच्छी है। छोटे लोन सेगमेंट में डिफॉल्ट रिस्क भी ज्यादा होता है। कंपनी इस रिस्क को कैसे मैनेज करती है? डेटा एनालिटिक्स और कस्टमर वेरिफिकेशन के जरिए कैप्री ग्लोबल ने अपने अंडरराइटिंग मॉडल्स को लगातार अपडेट किया है। अंडरराइटिंग मॉडल्स में एआई और मशीन लर्निंग का कितना योगदान रहा है? एआई से डिफॉल्ट प्रेडिक्शन बेहतर हुआ है, जिससे लोन अप्रूवल और डिसबर्सल दोनों में सुधार आया है। क्या कैप्री ग्लोबल को टेक्नोलॉजी में निवेश जारी रखना चाहिए या मैनुअल प्रोसेस पर भी फोकस करना चाहिए? टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट जरूरी है, लेकिन फील्ड टीम्स की अहमियत भी बनी रहेगी। दोनों का संतुलन जरूरी है। कैप्री ग्लोबल के लिए सबसे बड़ा अवसर आगे क्या हो सकता है? मुझे लगता है गोल्ड लोन और एजुकेशन लोन जैसे नए प्रोडक्ट्स में विस्तार, साथ ही एमएसएमई सेक्टर में गहराई से प्रवेश। क्या इसमें रेगुलेटरी रिस्क भी शामिल है? आरबीआई की नई गाइडलाइंस का क्या असर पड़ेगा? आरबीआई की गाइडलाइंस टाइटनिंग कर सकती हैं, जिससे कुछ स्लोडाउन आ सकता है, लेकिन कैप्री ग्लोबल की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मजबूत है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए बोर्ड और मैनेजमेंट टीम की क्या भूमिका है? बोर्ड की निगरानी और मैनेजमेंट टीम का अनुभव कंपनी को सही दिशा में ले जाता है। कैप्री ग्लोबल के लीडर्स अनुभवी हैं। लीडरशिप की बात करें तो सीईओ के विजन ने कैप्री ग्लोबल को कहां पहुंचाया है? उनका विजन कंपनी को टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर सेंट्रिकिटी की तरफ ले गया है। इससे कैप्री ग्लोबल इंडस्ट्री में अलग पहचान बना रही है। क्या कैप्री ग्लोबल की रणनीति को आप बाकी एनबीएफसी से अलग मानते हैं? हाँ, उनकी फोकस्ड अप्रोच, इनोवेशन और फिनेटेक पार्टनरशिप्स से कैप्री ग्लोबल अलग दिखती है। फिनेटेक पार्टनरशिप से क्या फायदे मिले हैं कंपनी को? तेज लोन डिसबर्सल, बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस और नए कस्टमर बेस तक पहुंच। इससे कैप्री ग्लोबल की ग्रोथ रफ्तार तेज हुई है। ग्रोथ की रफ्तार बढ़ी है, लेकिन क्या इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ा है? प्रॉफिटेबिलिटी में भी सुधार हुआ है, लेकिन साथ ही ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ी है। कैप्री ग्लोबल ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर भी काम किया है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं? ऑटोमेशन, प्रोसेस सेंट्रलाइजेशन और डिजिटल रोल आउट के जरिए लागत घटाई है। कैप्री ग्लोबल के Q4 FY25 के परिणामों में सबसे खास बात क्या लगी आपको? मुझे एमएसएमई पोर्टफोलियो की मजबूत ग्रोथ और कलेक्शन एफिशिएंसी सबसे खास लगी। इससे कंपनी का भविष्य उज्जवल दिखता है। अगर कोई निवेशक कैप्री ग्लोबल में निवेश का विचार कर रहा है तो उसे किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? एसेट क्वालिटी, ग्रोथ स्ट्रैटेजी, प्रोविजनिंग लेवल्स और मैनेजमेंट की पारदर्शिता, ये 4 चीजें सबसे अहम हैं। क्या कैप्री ग्लोबल के शेयर की वैल्यूएशन अब भी आकर्षक है? वैल्यूएशन अब थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए आकर्षक रह सकता है। कंपनी के भविष्य के लिए सबसे बड़ा जोखिम क्या हो सकता है? रेगुलेटरी बदलाव, मैक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन और कलेक्शन रिस्क, इन 3 पहलुओं पर नजर रखना जरूरी है। कैप्री ग्लोबल की स्ट्रेंथ्स में आप सबसे ऊपर किसे रखेंगे? उनकी टारगेटेड ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और अनुभवी लीडरशिप, ये 3 बातें कैप्री ग्लोबल को आगे बढ़ाएंगी। अंत में, अगर कैप्री ग्लोबल को अपने निवेशकों को एक संदेश देना हो तो वो क्या होगा? कंपनी ग्रोथ और रिस्क मैनेजमेंट के संतुलन पर काम कर रही है। निवेशक धैर्य रखें, कैप्री ग्लोबल का भविष्य उज्जवल है। आज की चर्चा में कैप्री ग्लोबल के कई पहलुओं पर रोशनी डाली गई। आगे आप कैप्री ग्लोबल में कौन सा बदलाव देखना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि कंपनी ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ और मजबूत करे और नई टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाए। मेरी एडवाइस, शॉर्ट टर्म प्लेयर्स अवॉइड करें, वॉलेटिलिटी हाई है। लॉन्ग टर्म बिलीवर्स होल्ड करें या डिप्स में बाय करें। कंडीशन, मैनेजमेंट ग्रोथ डिलीवर करें। एग्जैक्टली। सुनो प्रशांत जैन की बात, पर अपना रिसर्च भी करो। अगर कैप्री 25% ग्रोथ पक्का करे तो स्टॉक रॉकेट मरेगा, नहीं तो धोखा हो जाएगा। धन्यवाद। उम्मीद है श्रोताओं को कैप्री ग्लोबल के बारे में गहराई से जानने का मौका मिला होगा।
मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय